हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। आज अजय सर आपको बताने वाले हैं इज 4 मंथ इनफ। तो सर ये इज 4 मंथ इनफ, बच्चे सोच रहे होंगे कि ये है क्या सर, इज 4 मंथ इनफ। ये 4 मंथ एनफ किस चीज़ के रिगार्डिंग है, आज हम लोग को बताएंगे। क्या 4 महीने आपके लिए सफिशिएंट है गेट की प्रिपरेशन के लिए? क्या विद इन 4 मंथ के अंदर आप गेट का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं? क्या इन 4 मंथ के अंदर आप गेट के अंदर टॉप रैंक में आ सकते हैं? तो आज हम आपको गाइड करेंगे कि 4 मंथ के अंदर आप अपने टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। वरुण सर। सब लोगों को ये लग रहा होगा कि सर क्या बात कर रहे हो, 4 महीने में अगर गेट की तैयारी की जा सकती है तो फिर 1 साल और 2 साल के कोर्स की क्या ज़रूरत है। देखो, अगर आप बीटेक में हो और अभी आपको नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आपको गेट का एग्ज़ाम लिखना है, तो आप गेट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करते हो तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है बेटा कि आपके कंसेप्चुअली क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स दोनों बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। आपको इनफ टाइम मिलता है सब्जेक्ट की डेप्थ तक जाने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं जस्ट गेट को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना और आपको एक गुड रैंक आ जाए, अंडर 10 अंडर 100 आपकी रैंक आ जाए, अगर आप ये चाहते हो और आप कहीं ना कहीं मिस कर गए थे कॉलेज टाइम में, आपने नहीं पढ़ पाया, लेकिन अब आप डिटर्मिनेंट हो, तो ये पॉसिबल है। अजय सर ने कुछ ज़बरदस्त आप लोगों के लिए शेड्यूलिंग करी है, कुछ बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाया है और इसके लिए बस एक चीज़ चाहिए, अनुशासन। अनुशासन किस चीज़ का? आपको अपने ऊपर अनुशासन बनाना है ताकि आप इस ड्रीम को, जो आपका गेट में रैंक 1 रैंक 2 ड्रीम है, उसको अचीव कर सकें। हाँ जी बिल्कुल, अजय सर जब मेरे से बोले कि 4 महीने में गेट की प्रिपरेशन करवा सकता हूं मैं बच्चे को, तो मैंने सर से यही बोला था, सर ये कैसे संभव है। तो सर ने इसके बारे में ना कुछ जबरदस्त सी प्लानिंग करी है और वो प्लानिंग सर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। देखिए, प्लानिंग करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक मैनेजमेंट की थ्योरी है जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। मैनेजमेंट की थ्योरी आपको ये बताती है कि अगर किसी काम को करने के लिए अगर आपको 12 महीने का टाइम दिया जाए तो ह्यूमन माइंड उसको 12 महीने में ही कंप्लीट करता है। अगर सेम टास्क को करने के लिए अगर आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाए तो ह्यूमन माइंड उसको 6 मंथ के अंदर कंप्लीट कर देता है। और अगर सेम टास्क को करने के लिए अगर आपको 4 महीने का टाइम दिया जाए तो आप उसको 4 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। यानी डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम दिया जा रहा है, यानी आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। अगर 4 मंथ हैं और अगर आप पूरी तरीके से फोकस हैं तो डेफिनेटली विद इन 4 मंथ इस गेट एग्ज़ाम के अंदर, गेट 2023 के अंदर आप एक बहुत अच्छी रैंक निकाल सकते हैं। अब आपको ये स्लाइड नज़र आ रही होगी, तो सर ने मेरे से सबसे पहले यही कहा कि मान लो आपको ना यहाँ से सपोज करो आपको कन्याकुमारी जाना है या बैंगलोर जाना है दिल्ली से, तो आप ट्रेन भी पकड़ सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, है ना। और एक ज़बरदस्त तरीका और है, कम समय में अगर जाना है तो उड़ के भी जा सकते हो यार। तो तुम्हारी सक्सेस की जो उड़ान है ना वो बहुत तगड़ी होने वाली है। और इसके लिए ना बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, हमारे साथ आप उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप हमारे साथ उड़ने के लिए तैयार हो ना, आपकी ड्रीम आपको 100% मिलने वाली है, ठीक है, उड़ने के लिए। और साथ ही साथ अपनी डिजायर्ड जगह पर उतरने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है। अजय सर बताएंगे आपको। देखिए, अगर इसमें जैसे मैंने हमने यहाँ पर लिखा हुआ कि लैंडिंग इज पॉसिबल ओनली विद द स्ट्रॉन्ग पिलर, नो डाउट आप उड़ के जा सकते हैं। आपको रैंक के जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उड़ के जाना है, आपको ड्रीम लेके चलना है और उस जगह पर पहुँचना है। जो लास्ट में मैंने स्लाइड यहाँ पर लिखा है, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, यानी आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करने वाले आप खुद हैं, आप उसके मालिक हैं। आपको कहाँ पर जाना है, आपकी डेस्टिनी क्या है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। कोई भी दूसरा आदमी आपकी डेस्टिनी को डिसाइड नहीं करता। और अगर आप खुद अपनी डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली भगवान भी आपको पूरा का पूरा सपोर्ट देता है। तो आपको इस तरह अपनी उड़ान भरनी है विद इन 4 मंथ। कैसे ये फ्लाइट आपको लैंड करवाएगा आपकी डिज़ायर डेस्टिनेशन की तरफ, ये हम लोग आगे आपको बताएंगे। और पता है, उतरने के लिए और उड़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पहिए। पहिए की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आपकी आपकी मन चाही उड़ान में आपको बैठा के आपके डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए ना पहिए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहिया वही है जो सबसे ज़्यादा भार झेलता है। और मैं यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल में आपके लिए पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पहिया बनाऊंगा, सर हैं, और मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल मशीन का बनाऊं। टेक केयर करेंगे वरुण सर। और इसके साथ ही साथ आपको ना विशाल सर, दीप्तांशु सर, इन सभी लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है आपकी
स्पीड वो मेंटेन करने में और आपको आपके डिजायर डेस्टिनेशन पे ले जाने में। थोड़ी सी एक चीज पे और मैं फोकस लाना चाहूंगा। जैसा कि हम और सर डिस्कस कर रहे थे, क्या होता है ना कि आज की डेट में ना बच्चा अपने आप का आकलन सबसे पहले खुद कर सकता है, बिकॉज नाउ यू आर मैच्योर इनफ। आपने जो है अपना 12th पास कर लिया, आपने बीटेक में आ गए। बहुत सारे लोग बीटेक पास कर चुके हैं, हो सकता है 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, बट स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर गुड रैंक। तो सबसे पहले उनको अपने आप से थोड़ी सी बात करनी चाहिए। मैं देख रहा था अजय सर भी ना हमेशा शीशे के सामने कुछ क्षण खड़े होते हैं और मतलब वो अपना आज का पूरा प्लानिंग अपने आप से डिस्कस करते हैं। मैं भी इस चीज को काफी पसंद करता हूं। ड्यूरिंग द ब्रशिंग टाइम में अपने आप से थोड़ी देर अपनी पूरी प्लानिंग को डिस्कशन जरूर करता हूं, ये खुद को समय देता हूं। सबसे पहले आपको एनालाइज करना होगा कि क्या आप जितना एफर्ट डाले थे पिछले साल और गेट में रैंक थोड़ी सी आपकी चाहत वाली नहीं मिली, या इंजीनियरिंग में आपने जो एफर्ट डाला था, या ऑनलाइन में आपने कोई कोर्स खरीदा उसमें जो एफर्ट डाला था, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या आप उससे संतुष्ट हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर स्टूडेंट ना एक ही तरह की गलती करते हैं। इवन आज हम और सर भी बैठे हुए थे एक जगह पे, एक इवेंट था। इवेंट आपको पता ही है, इवेंट था बहुत तगड़ा वाला, उसका मैंने यहाँ वीडियो भी लगा रखा है। तो जब तक कुछ चल रहा था, जो कि हम लोग उस चीज को देख नहीं रहे थे, दूसरी ब्रांच का कुछ चल रहा था, तब तक क्या हुआ, हम लोग मोबाइल निकाल के अपने कुछ काम करने लगे। तो वो क्या था, वो हमने क्या किया ना, वो एक्चुअली हमारे पास वो ऐसा टाइम था जिसको हम लोग और किसी चीज में यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सराउंडिंग्स में साउंड था। लेकिन हमने ये देखा कि वो जो टाइम हम लोग यूटिलाइज कर रहे थे किसी डिफरेंट टाइप की वीडियो को देख के ना, वो एक तरह से हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं था। तो ये चीज मैंने देखी है सर कि 50%, ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 50% वीडियो, हालांकि मैं मेरे को अभी ऐसा जो मेरा ड्रीम है वो मैं पूरा करने के लिए पूरा एफर्ट डालता हूं, बट फिर भी 50% वीडियो जो है ना वो नो यूज। मतलब ऐसे ऐसे वीडियोस होते हैं वो जस्ट आईज को रिलैक्स करते हैं, माइंड को रिलैक्स करते हैं और बहुत सारी मेमोरी ले लेते हैं। ऐसे वीडियो जो कि कोई यूज के नहीं होते, सिर्फ माइंड रिलैक्सेशन होता है। अब जैसे यहां पर देखो ये तितली है, अब इस तितली को देख के मैं क्या कर लूंगा? ना तो मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं, ना तो मैं जो है एनिमल्स पे कोई रिसर्च पेपर लिख रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं इसे देखूंगा। क्यों देखूंगा? क्योंकि ये मुझे बड़ा रिलैक्स करेगा। कारण क्या है? हो सकता है मैंने दिन में आज बहुत कम काम किया, मेरा दिमाग थका नहीं है, तो मेरा दिमाग थकने के लिए इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। 50% लोग अपना दिमाग ना थका देते हैं यार अनयूज्ड वीडियोस में। बाकी के 30% के बारे में सर आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो 50% की जो सर बात कर रहे थे, आपने एक नोवेल पढ़ी होगी, सॉरी एक बुक पढ़ी होगी जिसका नाम है द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसके अंदर ये बताया गया है कि हर इंसान को लगता है कि जो 24 आवर्स आपको दिए गए हैं एक दिन के अंदर वो सफिशिएंट नहीं है और आप उस विदिन उस टाइम के अंदर अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकते। उस बुक में अल्टीमेटली ये भी लिखा गया है कि हम हमारा 50% से ज़्यादा टाइम ऐसी चीज़ में व्यर्थ गंवाते हैं जो ना तो आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है और ना ही उसकी कोई अर्जेंसी है। जैसे अगर आप देखें इंस्टाग्राम के अंदर रील्स के वीडियोस देखना, आप देखिए उसकी कोई भी अर्जेंसी नहीं है और लाइफ में उसकी किसी भी तरह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फेसबुक के ऊपर डिफरेंट तरीके के वीडियोस आ रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर देखिए डिफरेंट तरीके के वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन आप उन वीडियोस को देखोगे जिसके लिए आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी ये आपकी लाइफ को किसी भी तरह चेंज नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम को बर्बाद कर रहा है। अब आप नेक्स्ट आ जाइए। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होते हैं ना जो कि आपको देखने भी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अच्छे सोर्सेज ना मिल पाने की वजह से, मेरे हिसाब से अजय सर इस बात से सहमत भी होंगे, Yes. अच्छे सोर्सेज ना मिल पाने से ना बच्चा काफी बार पढ़ नहीं पाता, या ऑर्गेनाइज्ड वे में सोर्सेज ना मिल पाने से। तो जैसे आप अपना कुछ समय जो लगाते हो ना कि यार सही जगह सही दिशा मिल जाए और सही चीज मिल जाए जहां से पढ़ने के बाद हमारा काम बन जाए, तो ये बहुत अच्छा है। और ये 30% लोग करते हैं क्योंकि वो सर्च करते रहते हैं। जो बुक सर्च करने बुक स्टोर में जाएगा तो उसको वो बुक मिलेगी जो बुक वो सर्च कर रहा है। तो वैसे ही 30% शॉर्ट्स जो आप देखते हो ना रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, दैट इज वेरी गुड। वो आपके लिए बहुत सही है क्योंकि वहां से आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं, आप एक आसान सोर्स तक पहुंच जाते हो। अब बात करेंगे एकदम टेक्निकल चीजों की। आज के दिन में पढ़ना बहुत आसान है यार, बस थोड़ा सा मन होना चाहिए। और इसके बारे में मैं आपको ना अजय सर आपको डिटेल बताने वाले हैं कि ये पढ़ना कैसे है, और वो 20% लोग देते हैं। मैं चाहता हूं कि ये पूरा क्राउड इस
तरफ शिफ्ट हो और आप अपना जो है ना टाइम जो है वो यहां पर 80%, यहां 30% दें। अगर आप ऐसा मेंटेन कर ले गए तो आपके 4 महीने का पूरा प्लान शीट हमने और अजय सर ने तैयार किया हुआ है। देखिए बच्चों, आप लोग बहुत ही लकी हो कि आप इस युग में पैदा हुए हो। मतलब पहले अगर हम लोग अपने ज़माने की बात करें तो हमारे ज़माने के अंदर अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी है तो पूरी की पूरी बुक से ही आपको रीड करना होता था, ठीक है। ना तो कोई कोचिंग सेंटर अवेलेबल था ऑनलाइन ना ऑफलाइन, तो पूरा का पूरा आपको बुक से रीड करना होता था और खुद ही समझना पड़ता था। बहुत ही कम फैकल्टी होती थी जो आपको गाइड कर पाए किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में। लेकिन अब ये चीज़ इतनी इजी हो गई है। पहले आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस आई और अब उससे भी बेटर आ गए ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। अब आप देखिए, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं आता, सपोज करिए आपको लाइटिंग अरेस्टर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आप ये इंस्टाग्राम की रील देखने के बजाय अगर आप यूट्यूब में सर्च करें लाइटिंग अरेस्टर, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा लाइटिंग अरेस्टर की नॉलेज मिल जाएगी। या सपोज करिए अगर कोई भी आप ऑनलाइन कोचिंग के अंदर एनरोल हो लेते हो, ठीक है, आप किसी भी टाइम पर जब भी आपको फ्री टाइम है, सपोज करिए आप बस स्टैंड के ऊपर बैठे हुए हैं, अपना बस का वेट कर रहे हैं, उस टाइम पर भी आप इलेक्ट्रिकल मशीन रीड कर सकते हैं, उस टाइम पे आप पावर सिस्टम रीड कर सकते हैं, क्योंकि इससे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, कहीं पर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप सोचिए, इवन आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाते वक्त भी आप रीड कर सकते हैं, आप कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं। तो 20% लोग ऐसे हैं जो इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम पर इन वीडियोस को देखकर आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। अपना जो टाइम है ना वो यहाँ का 50% उठा के यहाँ जोड़ दो, 70% टाइम तुम्हारा यूजफुल वीडियो पे चला जाएगा। एक बार मैं और बताऊं, जो दिमाग है ना इंसान का, वो कहते हैं यार इनफाइनाइट है, डेटा स्टोर कर सकता है। ये सही नहीं है, क्योंकि आप अपने घर तक जाते हो, जिस रास्ते से चल के जाते हो ना, उसमें आप बहुत कुछ देखते होगे, लेकिन आप जब घर पहुंचते हो तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, सिवाय कुछ 1-2 फेसेस के हो सकता है जिनको आपने बहुत ध्यान से देखा हो, तो वो मेमोरी आपकी वो कैप्चर करके रख लेती है। या हो सकता है कोई एक ऐसा मोड़ या कोई एक ऐसा मंदिर जो रास्ते में पड़ता हो और आप हर बार उसको जाते समय देखते हो, आप उसे रिकॉल कर पाओगे। तो वैसे ही पढ़ाई भी है। क्या होता है ना कि आपने जब इसको वीडियो से पढ़ा तो साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप अपने नोट्स, जब भी आपको मौका लगे तो आप शॉर्ट नोट्स बना लें। अगर आप कहीं ट्रैवल में पढ़ रहे हो, उस समय आप नहीं शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, कोई बात नहीं, उस समय आप कंसेप्ट समझ लो अच्छे से, और उसके बाद जब आप घर पे जाओ, जब भी आपको समय मिले, तो एक शॉर्ट नोट्स बना लो अगले 4 महीने के लिए। ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, वो तुमको उस वीडियो के अंदर का सारा डेटा याद दिला देंगे। यार इंसान के दिमाग में जो भी चीजें स्टोर होती है ना, उसके न्यूरॉन्स में होती हैं, ठीक है क्या? और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स तुम सेम इंफॉर्मेशन से भर दोगे, उतना जल्दी रिट्राइव कर लोगे। तो पेपर के समय रिट्राइवल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस। तो अपने हर ड्राइव में कोशिश करो कि अगले 4 महीने में ना पूरी की पूरी इंजीनियरिंग ही भरनी है और कुछ नहीं भरना। और सबसे ज्यादा स्पेस जो तुम्हारे न्यूरॉन्स लेते हैं ना, वो है पिक्टोरियल, यानी जब आप कोई पिक्चर या विजुअल और ऑडियो ये जब ये देखते हो ना, तो सबसे ज्यादा स्पेस वो खाता है। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखो। इस 50% जो नो यूज मूवी और ये सब अगले 4 महीने के लिए तुम्हें भूलना है, और शेड्यूल हम तुम्हें देंगे। तुम्हारी रैंक 100 के अंदर लाने की जिम्मेदारी एकदम से लेंगे, बस तुम्हें ये शेड्यूल फॉलो करना है। तो सर ने जो शेड्यूल बनाया उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टू प्लान। अब ये क्या है सर, प्लीज बताइएगा। देखिए, ये आपके लिए हम लोग ने बताया कि एग्ज़ाम की अप्रोक्सीमेट डेट कब आ रहा है। गेट एग्ज़ाम आपका ये फरवरी के अंदर होता है, तो फरवरी के अंदर एग्ज़ाम की अप्रोक्सीमेट डेट है। और अभी हमारे पास में जो टाइम बचा हुआ है वो करीब 120 डेज़ बचे हुए हैं, ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ हमारे पास में अवेलेबल है। और विद इन 4 मंथ हमें इस तरह तैयारी करनी है कि हम गेट एग्ज़ाम को ना सिर्फ क्वालिफाई करें, बल्कि उसके अंदर टॉप रैंक के अंदर लेके आएँ। तो अगर हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, यहाँ पर 6 आवर लिख दिया है बेसिकली। अगर इस साइड आ जाइए सर, सो दैट इट कैन बी विजिबल। अगर यहाँ पर 5 आवर लिखा हुआ है, बट आप इजीली 6 आवर अपना टाइम दे सकते हैं एक दिन के अंदर। तो अगर आपने 6 आवर का टाइम एक दिन में दिया तो टोटल आपके पास में 720 आवर्स बचे हुए हैं, ठीक है। 120 मल्टीप्लाई बाई 6 आवर, तो 720 आवर्स के अंदर आपको पूरी की पूरी सब्जेक्ट को कवर करना है। आप ये कैसे कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप रिवीजन कैसे करेंगे, कब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कितने सब्जेक्ट को आपको कितना आवर्स टाइम देना है, वो हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, उसके न्यूमेरिकल आपको कब लगाने हैं, उसके वीडियोस आपको कब देखने हैं, उसके शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं, और किस तरह आप पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं 720 आवर्स के अंदर।
तो नीड टू चेंज योर शेड्यूल, यानी अगले 4 मंथ में आपका शेड्यूल या आपका टाइम टेबल किस तरह होना चाहिए, हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। तुम्हारा पोस्चर जो है ना वो एकदम मतलब क्या होना चाहिए यार, ताकत है, विल पावर मेंटेन है, और हमें अपने एम की तरफ फोकस रखना है। फोकस एम क्या है, गेट एग्जाम है, कब होने वाला है, 120 दिन लगभग आपको मिलेंगे अप्रोक्सीमेट। यहाँ पे 5 लिखा है, प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट, इट्स अ 6 आवर पर डे। ओके सो 6 आवर पर डे आपको पढ़ना है, और टोटल आपको नंबर ऑफ आवर्स मिल जाते हैं 720 आवर्स। बस आपको एक चीज करनी है, पढ़ने का प्रेजेंट अप्रोच बदलना है, और ये कैसे बदलना है इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन सर आपके साथ करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारी बताती है कि टाइम इज सफिशिएंट टू अनलॉक योर सक्सेस, यानी जो 4 मंथ हैं ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है अपनी सक्सेस को अनलॉक करने के लिए। देखिए ये आपको लॉक है, लॉक को आपको ओपन करना है, इसके लिए की है, इस की को कैसे यूज़ करके इस लॉक को ओपन करोगे, ठीक है। यहाँ पर इसमें सर मैं भी थोड़ा सा जोड़ना Yes. चाहूंगा। सर ने जैसा बताया ना, अब मान लो यार ताला तो पता है कि तुम्हें गेट में रैंक लानी है, यानी गेट की सक्सेस तुम्हारी ओपन होनी है, ठीक है क्या, लेकिन चाबियों की बात करें तो यार एकदम मार्केट में बिखरी पड़ी हैं, इतनी Yes. चाबियां हैं कि तुमको असली चाबी को सेलेक्ट करने में बड़ा समय लग जाता है, इतनी सारी चाबियां हैं। तो क्या है, तुमको सबसे पहले तो एक सही चाबी, सही ताले को खोलने के लिए सही चाबी होनी चाहिए। अब चाबियों के गुच्छे में ना उस चाबी को खोजने का समय बहुत कम है, इसके बारे में सर बता रहे हैं तुम्हें, दैट यू नीड टू नो अबाउट द प्रॉपर की, ताकि तुम गिवन समय में अपनी सक्सेस को अचीव कर सको। अब ये चाबी आपके लिए क्या है, ये आपको एनालाइज करवा रहा है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट नीड, मटेरियल कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, और साथ ही साथ कोचिंग, अगर कोचिंग की जरूरत है और अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर हम कोई यूट्यूब का क्रैश कोर्स से जा सकते हैं, तो वो कैसे जाएं, इसके बारे में सर थोड़ा और आप हाईलाइट करिए। मतलब जिस तरह वरुण सर ने बताया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको लॉक पता है, लॉक को ओपन करना है, बट मार्केट में बहुत सारी की अवेलेबल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आप किस की का चयन करते हैं। अगर आपने मतलब की को सिलेक्ट करने के लिए कुछ गलती कर दी तो ये लॉक कभी भी ओपन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने सही की को सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आप इस लॉक को ओपन कर पाएंगे। तो सही की के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये 4 चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, जो एग्ज़ाम आपको देना है, गेट एग्ज़ाम जो आपको देना है, उसका पैटर्न किस तरह का आता है। यानी पहले आपको नॉलेज चाहिए कि उस एग्ज़ाम के बारे में किस तरह का होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे अपनी स्ट्रेटेजी को कि आप कैसे आप आगे फॉलो करोगे इस एग्ज़ाम को लिए, किन किन सब्जेक्ट के ऊपर आपको जाना है, किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, ये आपको डिसाइड करना है। उसको करने के लिए कितना मटेरियल आपको चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं एक ही सब्जेक्ट के लिए, और उसी सब्जेक्ट में हम लोग लगे रहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा मटेरियल कितना सफिशिएंट है। ये नहीं आपको बहुत ज़्यादा भी इकट्ठा नहीं करना है, एक सफिशिएंट मटेरियल पे जाना है जो एकदम सही है। और उसके बाद आपका सबसे मेन काम आता है, अगर आपको कोचिंग की रिक्वायर्ड है तो किस कोचिंग को ज्वाइन करना है, क्या आपको ऑफलाइन कोचिंग पे जाना है, क्या आपको ऑनलाइन कोचिंग में जाना है, या खाली आपको यूट्यूब आपके लिए सफिशिएंट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अपने अकॉर्डिंग, ये सब के लिए अपने अलग अलग हो सकता है, तो अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। कैसे कैसे आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज या कौन सा मटेरियल आपको चाहिए, कौन सी कोचिंग क्लास के अंदर आपको एंटर होना है। आप सबको मैं ये भी बता दूं कि आपके साथ अजय गुप्ता सर हैं, जिन्होंने लगभग हर ताला खोला है, चाहे वो यूपीएससी का ताला हो, चाहे वो आपका ईएससी का ताला हो यानी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का ताला हो, चाहे गेट का ताला हो, या बहुत सारे लगभग 40 पीएससी उसके अलग अलग ताले इन्होंने खोल रखे हैं, ठीक है। सो इनको इस की के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और जैसा सर ने बताया ना, सर सारे बच्चों को अपने ना ये बात जरूर कहते हैं कि फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, बिकॉज डे बाय डे ना 5 साल के अंदर सर ऐसा थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट चेंज देखने को मिलता है। जैसे एमएसक्यू का चेंज, अभी कुछ बच्चे ये सोच रहे थे कि एमएसक्यू क्या सर, हमको एमएसक्यू के लेवल से पढ़ने की जरूरत भी है या जस्ट फॉर्मूला पढ़ ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पैटर्न आपके लिए पिछले 4-5 सालों का एग्जाम पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। सर ने आपके लिए कुछ और भी बना रखा है, आइए देखते हैं इसके बारे में भी।
कैसे पढ़ें, लाइक एग्जाम पैटर्न का जो फर्स्ट की का जो फर्स्ट पोर्ट है उसको समझने के लिए सर ने कुछ बता रखा है आपको, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में सर, प्रीवियस ईयर पेपर्स एक बच्चे के लिए कितना हेल्पफुल है, और खासतौर से मशीन या पावर सिस्टम या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप उसको मतलब कैसे बताना चाहेंगे बच्चे को? देखिए, इससे पहली स्लाइड में हम लोग बात कर रहे थे कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझना है, ठीक है। हर एग्ज़ाम का अपना अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे अगर आप गेट एग्ज़ाम की बात करें तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, क्लियर है। अगर आप ईएसी एग्ज़ाम पे जाएंगे तो वो बिल्कुल अलग तरह का टेस्ट होता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप ईएसी क्रैक कर पाएँ लेकिन गेट क्रैक नहीं कर पाएँ, क्योंकि आपने ईएसी की तरफ फोकस किया है। ये भी पॉसिबल है कि आप गेट क्रैक पाएँ और ईएसी के प्री में भी आपका सिलेक्शन नहीं हो। तो ये जानने के लिए कि एग्ज़ाम किस तरह का आता है, कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन हैं, किस किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने एमसीक्यू आते हैं, कितने एमएसक्यू आते हैं, ये ध्यान में रखना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो पीवाईक्यू सबसे पहले आपको आइडिया देता है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं वो आपको आइडिया देता है एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के लिए। इवन अभी इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, जैसे अगर लास्ट ईयर का आप मशीन के क्वेश्चन देखें, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, सर कंसेक्यूटिवली लास्ट 4 इयर्स हाँ, आप कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल पूरे के पूरे 100% क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आए हैं। यानी अगर आपने ढंग से पीवाईक्यू किए होते तो इलेक्ट्रिकल मशीन के तो ऑलमोस्ट आप सब के सब क्वेश्चन कर सकते थे। तो उससे आपको बहुत बड़ा आइडिया लगता है यहाँ मैं पर। सर के साथ मैं डिस्कशन कर रहा था कल, तो मैंने सर को दिखाया भी, ऑटो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम लोग, विद डेटा विद एवरीथिंग सेम, ईएससी कन्वेंशनल में रिपीट हो गया, जो कि मैंने जो है आई थिंक 2015 से पढ़ा रहा था मैं उस क्वेश्चन को, और वो एज इट इज विद डेटा रिपीट हो गया। तो क्या वो भी एक बुक का ही क्वेश्चन था। तो ये है कि आपको अगर सही जगह पे सही गाइडेंस मिल जाए ना, तो क्या है कि आपको पेपर का पर्टिकुलर बैलेंस मिल जाता है और उसका बहुत जबरदस्त आपको जो है ना वो गेन मिल जाता है। पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और अगर मैं बात करूं मशीन की, तो यहां पर पीवाईक्यूज का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको कंसेप्ट और कंसेप्ट की डेप्थ समझने में बहुत हेल्प मिलती है। तो लेवल ऑफ एग्जाम आप समझ जाते हो, पैटर्न और एग्जाम के क्वेश्चन रीसेंट 5 ईयर के पेपर्स बताते हैं, बट आपको सजेस्ट करूंगा कि 20 साल पुराने क्वेश्चंस तक आपका ध्यान जाना चाहिए। टॉपिक विच इज कवर्ड फ्रीक्वेंटली, जैसे डीसी मशीन का एक टॉपिक है सर स्पीड कंट्रोल, मुझे लगता है लगभग वो हर ऑल्टरनेट ईयर्स में उससे क्वेश्चन रहता ही है। हाँ, इसके बारे में आप देखिए, जैसे अगर आप पावर सिस्टम को रीड कर रहे हैं तो बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे जनरेशन ऑफ पावर सिस्टम है या स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन वाला जो टॉपिक है, ये पावर सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है, मतलब ईएससी के लिए बहुत मायने रखता है, समझ रहे हैं। तो एग्ज़ाम का पैटर्न समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लेकिन गेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। अगर आप देखें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर या स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, उसमें से बहुत गिने चुने क्वेश्चन ही कभी कभी आपको गेट एग्ज़ाम में मिलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में सफिशिएंट टाइम नहीं है इनको करने के लिए, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न का अगर आपको आइडिया होता है कि किस टॉपिक से, या ना विच टॉपिक इज़ कवर्ड फ्रिक्वेंटली, किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे पावर सिस्टम के अंदर फॉल्ट और स्टेबिलिटी, ये दो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ट्रांसमिशन लाइन, अगर इससे भी अगर आप कर लें तो 60% क्वेश्चन करीब इसी से बन जाते हैं, ये मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। तो कम टाइम के अंदर अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना, पीवाईक्यू को स्टडी करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ओरिएंटेड आप तभी बन पाओगे जब आपको ये पता हो, और इसका मेन पर्पज ही यही है यार कि ये तुम्हारा समय बचाता है। तुम्हारे पास समय है, इस बार एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए अब सिर्फ बहुत कम समय बचा हुआ है यार, 120 दिन बचा हुआ, अभी आपने लास्ट स्लाइड में देखा भी था। तो इस बार जो आने वाला है उसमें बड़ा कम समय बचा है और इस वजह से आपको एकदम तैयार रहना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात ये भी आती है सर, अक्सर ना लोग पूछते हैं कि बुक्स और मटेरियल सर कहाँ से लें, फिर बुक्स किस तरह की बुक्स को पढ़ें और बुक्स में क्या पढ़ें। कई बार ना मेरे से भी ये बच्चों ने पूछा है। तो जैसे अक्सर क्या होता था सर, बड़ा डिफिकल्ट होता था किसी मतलब अगर आपको किसी बुक को पढ़ना हो और उसमें से 4-5 क्वेश्चंस आपको पूछने हो, तो जनरली क्या होता है कि आप क्या करते हो सर, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हो, उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हो। क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है, आइडिया लग जाता है कि कॉम्प्रिहेंशन में है क्या है, और फिर वहां से कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ना चालू करते हो, तो आपका लगभग 50% तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आ चुका होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार बुक को पढ़ना कैसे और बुक और स्टडी मटेरियल कैसे होने वाले हैं, ये आपको आपकी सक्सेस की तरफ कैसे ले जाने वाले हैं। सर इस पर थोड़ा लाइट डालिएगा। और मतलब अगर मैं बुक्स की बात करूं, नो डाउट आजकल मोस्टली बच्चा बुक्स को फॉलो नहीं करता है,
बट अगर आप कभी कभी देखें, बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है किसी भी टॉपिक के ऊपर। आप इलेक्ट्रिकल मशीन पे जाएंगे, पावर सिस्टम पे जाइए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, कोई भी सब्जेक्ट पे जाइए, बहुत सारी बुक फॉरेन राइटर की है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा उस फॉरेन राइटर की बुक को लेके आ जाता है, लेकिन उनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, वो आपको इजीली ग्रेस्प नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, वो डीमोटिवेट होता है। तो आपको हमेशा वो वाली बुक को चूज़ करनी है जो आप इसको इजीली डाइजेस्ट कर पाएँ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल बेकार टाइप के राइटर की बुक में चले जाएं। मतलब ऐसी बुक भी मत चूज़ करिए जिसमें पूरा का पूरा डेटा या पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। जैसे एग्जाम के लिए ना, सेमेस्टर्स के लिए जो बुक्स आती हैं उनसे थोड़ा दूर रहना। हाँ, कम से कम गेट एग्जाम में आप उन बुक को अगर फॉलो करोगे तो उसमें कहीं किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ, तो उस तरह की बुक को फॉलो भी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा टफ बुक हैं और अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको भी फॉलो नहीं करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिए कि किस बुक को आप समझ पाते हैं, उस बुक के अंदर कौन सा टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए, गेट एग्ज़ाम एप्टीट्यूड टेस्ट है, मोस्टली क्वेश्चन खाली न्यूमेरिकल की बेस्ड के ऊपर आते हैं। तो जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। कौन कौन से सिलेबस को कवर करना है, कितना टाइम आपके पास में अवेलेबल है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आप उन टॉपिक को कवर करने के लिए ट्राई करिए जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, ताकि आप कम टाइम के अंदर जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतने मार्क्स ले पाएँ। अच्छा, हम लोगों ने ना आपके लिए ये इस बार जो गेट 2023 आने वाला है उसको ABCD जितना ही आसान कर दिया है। अब आपको ABCD ये चारों चीज हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। ए का मतलब क्या है, बुक्स इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे यार हम लोग शॉर्ट नोट्स आपको देने वाले हैं, और मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट्स आपको ऐसा लगेगा ना कि शायद उससे बाहर शायद ही क्वेश्चन जाए, बट स्टिल आई एम नॉट सेइंग कि ओनली बी विद द शॉर्ट नोट्स, गो विद द बुक्स ऑल्सो। बुक्स अगर शॉर्ट नोट्स में जो टॉपिक आपको लगे कि सर ये कम समझ में आया, उसके लिए आप उस पर्टिकुलर बुक को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद टॉपिक्स बड़े प्रिसाइज टॉपिक डाले गए हैं यार, और बड़े मतलब अच्छे से तुम समझ पाओ, इस टाइप का शॉर्ट नोट्स बनाया है, ठीक है। अगर वीडियो लेक्चर्स तुमने कभी देखे या अभी आगे चल के देखने वाले हो क्रैश कोर्स में, उसके साथ तुम्हारे पास ये शॉर्ट नोट्स है ना, तो तुम समझ लो कि तुम्हारे पास सब कुछ है जो कि तुम्हारा बी वाला पार्ट पूरा कर देता है। फिर हम लोग को लगता है हम लोग के पास एक सीरीज आने वाली है आपके पास, बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। उसमें आपको इतने क्वेश्चन मिलने वाले हैं ना कि फिर वो आपका सी वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बैच आने वाला है, इसमें बहुत सारे नए तरह के क्वेश्चन जो ना तो PYQ के अंदर है, ना किसी आपको बुक के अंदर मिलेंगे। ये सिर्फ हम लोगों के बनाए हुए, हम लोगों के डिज़ाइन किए क्वेश्चन है। अगर आप इसको करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा गेट एग्जाम के लिए। और इसमें ना क्वेश्चन बनाते समय हम लोगों ने इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखा कि यार हर एक कंसेप्ट जो गेट के लेवल का है उसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर अप कर लें, कुछ छूटने ना पाए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है D। तो ये जो कंप्लीट कवरिंग ऑफ कंप्लीट सिलेबस है, इस सर ने कहा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूटने ना पाए, ये तो प्राइम ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अभी 4 महीने में जो शेड्यूल हम लोग देने वाले हैं, अगर आपने उसको सही से फॉलो कर लिया ना, तो ये संभव है कि आप ये कंप्लीट सिलेबस कवर कर लोगे, सारे सब्जेक्ट, और जितना रैंक 1 के लिए जरूरत है वो पूरा कर लोगे, ठीक है। सर कुछ थोड़ा सब्जेक्ट फ्लो के लिए बता दीजिए। ये सब्जेक्ट फ्लो खासतौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए है, ठीक है, क्योंकि हम लोग दोनों लोग जो है वो इलेक्ट्रिकल डोमेन के हैं, तो आपको इसके बारे में पूरा बताने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और IN के लिए अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें आपको एक एक बेसिक सब्जेक्ट के बारे में हो, तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले एक बड़ी किताब रखी हुई है। सर बोल रहे थे फाउंडेशन तैयार होना चाहिए यार, yes. तो बिना फाउंडेशन के कुछ नहीं होता। तो फाउंडेशन वाले सब्जेक्ट क्या है सर, जो कि बच्चों को पहले थोड़ा फोकस देना चाहिए ज़्यादा? देखिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो आपका अल्फ़ाबेट है, मतलब जो ABCD जो आपको समझना चाहिए कोई भी वर्ड बनाने से पहले, वो है नेटवर्क। अगर आपको नेटवर्क नहीं आती, इसका मतलब मान के चलिए कि आप जितने भी सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट के अंदर वीक ही रहेंगे, ठीक है। मतलब आप सोचिए, अगर आप 3 फेज़ को नहीं समझ पाते हैं तो आप पावर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फेज़र के बारे में आइडिया नहीं है तो इलेक्ट्रिकल मशीन का हर प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा टफ लगने वाला है। तो इलेक्ट्रिकल ये नेटवर्क है, नेटवर्क थ्योरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब इसको आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट अगर आ गया तो बाकी के सभी सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाते हैं। नेटवर्क के बाद कंट्रोल सिस्टम, ये बहुत दोनों हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। अगर नेटवर्क कंट्रोल और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड अगर आप कर लेते हैं गेट क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आपका गेट क्वालिफाई हो जाएगा।
और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मतलब कंट्रोल सिस्टम के अगर आप न्यूमेरिकल रीड करें ढंग से, अगर आप करें तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर आपको एक कोर तो कम से कम चूज करना पड़ेगा सर। अगर इलेक्ट्रिकल मशीन को देखा जाए तो देखो इसके लिए यही दो सब्जेक्ट चाहिए, नेटवर्क और कंट्रोल। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मैथ्स का यूज़ नहीं आएगा, जितना है उतना आपको आता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब आपको आता है, बेसिक चीज़ें। मेन नेटवर्क है, क्योंकि हर इलेक्ट्रिकल मशीन को समझने के लिए उसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल मॉडल ले जाना है। तो केवीएल, केसीएल है ना, थ्योरम्स, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए कि आप इसको जल्दी से जल्दी समझ सको जब इलेक्ट्रिकल मॉडल की बात करी जाए। और कंट्रोल सिस्टम्स की बात करें तो जैसे आपका सिंक्रोनस मशीन है, हम अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इंडक्शन मशीन की स्टेबिलिटी की बात करें तो वो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको कंट्रोल सिस्टम की भी ज़रूरत है। तो ये जो आपका जो बेस है ना, इतना बेस, नेटवर्क, कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल मशीन, अगर मैं कैलकुलेट करूं सर तो आज के दिन में इलेक्ट्रिकल मशीन का भी वेटेज लगभग 10 से 12 मार्क्स का हो चुका है। तो 10 to 12 मार्क्स के लिए, और इलेक्ट्रिकल मशीन वो सब्जेक्ट है जो आप अपने बीटेक के 4 साल लगभग पढ़ते हो। फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं, फिर पार्ट 1 पढ़ते हैं, फिर पार्ट 2 पढ़ते हैं, लास्ट में ड्राइव पढ़ते हैं। तो 4 साल आप पढ़ते हो, समझ रहे हो। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके आप कंटिन्यूअस टच में हो, और ये बहुत ईजिली आपको समझाने का काम और जिम्मेदारी मेरी है। नेटवर्क की जिम्मेदारी दीप्तांशु सर की है, और कंट्रोल आपके कंट्रोल के भगवान, हाँ जी, विशाल सर आपको जो है वो डील करने वाले हैं। तो आपके लिए कभी कोई दिक्कत इसमें होने वाली है नहीं। एक फर्स्ट फाउंडेशन अगर आपकी तैयार हो गई ना, तो दूसरी बात करते हैं स्कोर करने की। और जो दूसरा स्कोरिंग वाला पार्ट है उसमें आपके अजय सर पावर सिस्टम बताने वाले हैं, और साथ ही साथ आपका सिग्नल सिस्टम है। सिग्नल सिस्टम के बारे में हम लोगों ने रिवील किया था, बहुत जल्दी आपको टीचर का नाम पता चलेगा। जो सिग्नल सिस्टम डील करने वाले हैं वो भी गेट के AR 1 है, मतलब टॉपर रहे हैं। और पावर सिस्टम मैं यहाँ पर डील करूँगा। अगर ये इन सब्जेक्ट के बाद, अब उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आप कवर करेंगे वो सिग्नल सिस्टम और पावर सिस्टम है। देखिए सिग्नल सिस्टम क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल पार्ट ही है। अगर आपको सिग्नल सिस्टम आता है तो बिल्कुल मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही है। पावर सिस्टम क्योंकि आपका कोर सब्जेक्ट है, ना सिर्फ गेट एग्ज़ाम के अंदर, अगर कोई भी आप एग्ज़ाम में अपियर होते हैं, चाहे वो कोई भी PSU का अलग से सेपरेट एग्ज़ाम हो, या स्टेट का AE या JEE लेवल का एग्ज़ाम हो, या SSC का एग्ज़ाम हो, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम से आते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन या पावर सिस्टम की नॉलेज नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही नहीं हो, मतलब ये माना जाता है। इवन अगर आप किसी इंटरव्यू के अंदर भी अपियर होंगे, उसमें कोई टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन से पावर सिस्टम, इवन मशीन से ज़्यादा क्वेश्चन पावर सिस्टम से पूछते हैं अगर इंटरव्यू के अंदर अपियर हो रहे हैं। तो इसके बाद आपको ये 2 सब्जेक्ट कवर करनी है, वो है सिग्नल सिस्टम एंड द पावर सिस्टम। मैं आपको ये भी बता दूं कि पावर सिस्टम में जैसा कि सर ने कहा था ना कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि फॉल्ट हो गया आपका, स्टेबिलिटी हो गई आपकी, ट्रांसमिशन लाइन हो गया आपका, मतलब ये पूरी आप ये मान के चलो कि सर आपको ना एकदम ऐसा रास्ता दिखाने वाले हैं जिससे शॉर्ट रास्ता नहीं बन सकता। ठीक है, और कंसेप्चुअली ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला बताने वाले हैं, मतलब कोई पूरे भारत में नहीं बता सकता, क्योंकि मैं सर के साथ डिस्कशन किया, 2 दिन था मैं, और काफ़ी हम लोगों ने टेक्निकल डिस्कशन कंटिन्यूअस किया। अब बात कर लेते हैं आउट ऑफ स्ट्रीम रिलेटेड टू कोर। जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आपका और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ये आउट ऑफ स्ट्रीम मैंने इसलिए कहा ना क्योंकि एनालॉग अक्सर इलेक्ट्रिकल वाले ना बड़ा कम फोकस करते हैं, बट इधर बीच क्या हो रहा है कि कई बार नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आपको एनालॉग पे भी फोकस करना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक आसान सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिकल में वो आपको 100% नंबर दिला के जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट लगने वाला नहीं है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यार ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए पूरे भारत में एकमात्र टीचर है, वो टीचर आपके सामने खड़ा है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सर आपको बताएंगे। देखिए जिस तरह सर ने बताया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट है, क्लियर है, मतलब ऐसा माना जाता है, लोग ऐसा समझते हैं। इसका रीज़न ये है कि आपको बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी मैं इस सब्जेक्ट को डील करता हूँ तो मैं कहता हूँ चाहे कितना टफ सब्जेक्ट क्यों ना हो, लेकिन आप पूरे के पूरे 100% मार्क्स लेके आएंगे। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए गेट एग्ज़ाम के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आपको अंदर का कॉन्सेप्ट नहीं पता और खाली आपको फॉर्मूला पता है,
तो डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड करीब 50% क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से आ जाते हैं। नो डाउट फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, वो थोड़े आपको याद करने पड़ते हैं। कैसे याद करना है, किस किस फॉर्मूले को याद करना है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसका वेटेज अगर आप देखें, पी का वेटेज गेट एग्जाम में काफ़ी है, मतलब कभी कभी मशीन से ज़्यादा वेटेज पी का आ जाता है, ठीक है। कभी कभी जैसे एनालॉग का अभी पिछले लास्ट ईयर बहुत अच्छा वेटेज गया था। तो अगर आप एनालॉग, डिजिटल तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, मतलब इसको छोड़ने का कोई मीनिंग नहीं है, आप इसको 20-30 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं और जो भी करोगे 100% आपको आएगा ही। तो इसके बाद ये सब्जेक्ट ट्राई करिए। एनालॉग का कभी कभी ये होता है कि किसी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम में बहुत कम भी आता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जो टॉपिक आपको सूट करता है। अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है एटलीस्ट वो टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। सर एक छोटी सी चीज़ और है, जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या इलेक्ट्रिकल वालों को भी पूरा उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है जितना ईसी के बच्चे पढ़ते हैं, या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं रिलेटेड टू गेट एग्जाम सिर्फ उनको पढ़ के और फिर गेट के उसमें जाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली देखा जाए तो एनालॉग बेसिकली इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपका टारगेट अलग है, ईसी या सीएससी पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तब तो आपको डिटेल में एनालॉग को रीड करना पड़ेगा। बट अगर आपका टारगेट खाली गेट है, पीएसयूज़ है या एजेई के एग्ज़ाम्स हैं, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जा सकते हैं लेकिन उससे पहले आप बाकी सब्जेक्ट को कवर कीजिए। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तब आप एनालॉग में डिटेल में जाइए, वरना जो मेन टॉपिक है उसको फोकस करिए। पीवाईक्यू देखिए, किस पीवाईक्यू के अंदर किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी के ऊपर मेनली फोकस करके आप अच्छा मार्क्स गेट के अंदर एटलीस्ट ला सकते हैं। सर ने आपको ये भी बोला है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है। सर का शॉर्ट नोट्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का किसी भी कीमत पे आपको मिलता है, आप ले लीजिएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, कीमत तो फ्री होने वाली है बट वो आपको जो सोर्स है वो कहाँ मिलने वाला है उसके लिए आपको कमेंट जरूर करना है। और अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जल्दी चाहते हो पाना तो उसके लिए आप जरूर कमेंट करो, और कमेंट के रिप्लाई में हम आपको बता देंगे कि यार कहाँ पे आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा शॉर्ट नोट जो अजय सर ने बनाया वो मिलने वाला है। ईएमएफटी, जैसा कि आपको पहले ही विशाल सर ने बता रखा है कि ईएमएफटी बहुत तगड़े सर पढ़ाने वाले हैं यार। और मेजरमेंट आपको पता ही है, सतीश सर पढ़ाने वाले हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो वो आपको पढ़ाने वाले हैं आपको पता है सतीश। मेजरमेंट आपका, मैथमेटिक्स आपका विशाल सर पढ़ाने वाले। तो यार ओवरऑल जो ये बनने वाला है ना, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग हम लोग 4 महीने में खड़ी कर सकते हैं। जो कॉलेज में है उन लोगों के लिए हम ये 1 साल में करेंगे, और जो सेकेंड ईयर बच्चे हैं ना, अगर आप सेकेंड ईयर के हो ना तो आप अभी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि तब आपके कॉलेज में भी 100 में 100 रहने वाले और गेट में भी आपके 100 में, चलो 100 नहीं बोलता हूं, चलो 90-95 रहने वाले, ठीक है। और 100 भी हो सकता है, इट्स डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट ऑल्सो। बात कर लेते हैं सर वापस इंपॉर्टेंट टू प्लान। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी दिन कितने बचे थे, थोड़ा सा जल्दी से वापस आ जाते हैं। फरवरी में एग्जाम होगा यार। अगर दिन की बात करें तो सर हमारे पास जो दिन बचे हैं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसमें सही कर देता हूं। दिन हमारे पास सर हम लोगों ने 120 किया था 120 डेज है, ठीक है। तो मैं 4 महीने अप्रोक्सीमेटली अभी हमारे पास बचे हुए हैं पूरी तरीके से, तो पूरी 120 तरीके डेज हैं। अगर एक दिन में 6 आवर्स भी रीड करते हैं तो 720 आवर्स तो एटलीस्ट आपके पास में है ही। 720 था सर, ये भी गड़बड़ हो गया। इसको भी मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। ये यार 720 है। फटाफट तुम्हारे लिए मैंने दोबारा रिकॉल करा दिया, ठीक है। चलो इतनी गलतियों के लिए तो मेरे हिसाब से मतलब सर बच्चे माफ़ कर सकते हैं ना? यस बिल्कुल माफ़ करेंगे। और आपको खास बात बताएं कि हम लोग मिलके बनाए हैं, तो कई बार क्या होता है कि we are not so proficient in doing this professional work. We are very good in teaching, but we are not professional in this work. Okay. Now please see for the double E student. double E students के लिए हम लोगों का प्लान जो बना रखा है वो बेसिक सब्जेक्ट जैसा कि बताया था, नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल मशीन। उसके बाद आपका जो है वो कॉन्सेप्ट एंड कोर, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, पावर सिस्टम हो गया। आउट ऑफ स्ट्रीम में आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कोर सब्जेक्ट है। इसको लास्ट में इसलिए रखा हुआ है ना, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसा कि सर ने बताया मैक्सिमम फॉर्मूलाज लगते हैं, और फॉर्मूला की बात करें तो यार याद रखना है, और याद रखना है मतलब एग्जाम के पास होना चाहिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए एग्जाम से। इसके बाद ईएमएफटी यार आपने अगर अच्छे से अपना 12th भी किया है तो आपको आधे 50% कंसेप्ट तो मिल जाते हैं, और बाकी आपको जो यहाँ सर पढ़ाने वाले हैं ना, वो ऐसा पढ़ाने वाले हैं कि आपको ईएमएफटी लगेगा एकदम मक्खन की तरह, ठीक है। मेजरमेंट और मैथ्स, ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं फुल लेंथ और टेस्ट सीरीज। यार टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तुम्हारी रैंक लाने में। लेकिन बच्चा जो है ना सर, कई बार ये होता है कि वो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अक्टूबर नवंबर से आने लगती है, तो मैंने ये देखा कि बच्चे अभी पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट और दे रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट, तो क्या उसका कोई बेनिफिट है? नहीं, देखिए उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। पहले आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। सपोज करिए अगर आपने नेटवर्क कंप्लीट कर लिया, आपने इलेक्ट्रिकल मशीन कंप्लीट कर लिया, तो एक एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज करिए। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको तभी देनी है बिल्कुल एग्जाम से पहले, जब आपका ऑलमोस्ट जो भी सिलेबस आप कंप्लीट करना चाहते हैं वो आपके लिए कंप्लीट हो गया है। और देखिए टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने मतलब बहुत से बच्चों को यहाँ पर देखा है कि जब वो टेस्ट सीरीज़ देते हैं और उनके कम मार्क्स आते हैं तो वो डीमोटिवेट फील करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि ये टेस्ट सीरीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका रोल क्या है। आपको यहाँ पर इसके मार्क्स नहीं देखने हैं, क्योंकि ये आपके लिए मेन एग्ज़ाम नहीं है, ये आपका मेन एग्ज़ाम नहीं है। टेस्ट सीरीज़ आप इसलिए लिख रहे हैं ताकि जब आप मेन एग्ज़ाम दें उसमें आप मिस्टेक नहीं करें। तो जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज़ दें, कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं या जहाँ पर आपने गलती की है, तो आप एक कॉपी में लिखिए कि ये टॉपिक से मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, इस जगह पर मैंने ये मिस्टेक की है। उसका रीज़न क्या है कि जब आप मेन एग्ज़ाम लिखेंगे, गेट एग्ज़ाम, तो वो मिस्टेक आपकी वहाँ पर रिपीट नहीं होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि उसके मार्क्स की कोई वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है। उससे हमें सबक लेना है ताकि हम लोग मेन एग्ज़ाम के अंदर किसी भी तरह की मिस्टेक ना करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे यूटिलाइज करनी है आपको टेस्ट सीरीज़ को। और मैं टेस्ट सीरीज को आपको जो है ना बड़ा सिंपल से आपके दिमाग में भर जाए इसके लिए कर रहा हूँ। जैसे मान लो कोई कभी कोई लड़ाई होती है, जंग होती है, तो उसमें जो सैनिक होते हैं वो जाते हैं, युद्ध करते हैं। वैसा तो नहीं कि फर्स्ट डे उन्हें जो है थमा दिया जाता है कि युद्ध की सिचुएशन पता नहीं और जाके बस युद्ध करने लग जाए। वो युद्ध अभ्यास हमेशा करते रहते हैं। हमेशा आप करते देखते हो कि स्टार्टिंग अलग से। अलग आर्मीज के साथ में मिलके, देश के अलग अलग आर्मीज के साथ में युद्ध अभ्यास हो रहा होता है। तो ये वही है, युद्ध अभ्यास है। और ये युद्ध अभ्यास करने से क्या होगा ना, एक्यूरेसी और तालमेल, जैसे कि कैलकुलेशन करना, वर्चुअल कैलकुलेटर कराना, सब थोड़ा सा दादी कैलकुलेशन करना, वर्चुअल कैलकुलेटर चलाना, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है। हाँ, देखिए आप ये वर्चुअल कैलकुलेटर की बात आ रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी चीज़ है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर या पावर सिस्टम के अंदर जब आप पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या रेक्टेंगुलर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी हम लोग कैलसी यूज़ करते हैं अपने घर के अंदर, उसमें वो डायरेक्ट कन्वर्जन अवेलेबल है। लेकिन जब आप गेट एग्ज़ाम के वर्चुअल कैलकुलेटर पे जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह का डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता है। तो आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए, कैसे आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको पहले उसकी भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, यानी वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस आपको करनी रिक्वायर्ड है। बिना उसके अगर आप चले गए तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और एक और चीज मैंने देखी ना सर, वो इक्वल्स टू कई बार बच्चा दबाना भूल जाता है। हाँ, और यस। डेटा रखते ही बस वो ब्रैकेट लगाते ही ब्रैकेट भर का बस केवल डेटा रहता है। तो इसका बड़ा ध्यान रखना है कि भाई बॉड मस्ट फॉलो तो करता है, लेकिन इक्वल टू दबाने के बाद करता है, नहीं तब तक वो वहीं पे लगा रहता है। आप चाहें तो वर्चुअल कैलकुलेटर जो गेट कैलकुलेटर है, आप अपने ऐप के रूप में अवेलेबल है, वो डाउनलोड कर रही है और जो भी कैलकुलेशन आपको करनी है ना उसी से करिए। आप अपना वाला कैलसी मत यूज़ करिए। जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है गेट के एग्ज़ाम के लिए, तो गेट कैलकुलेटर को ही यूज़ करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस उसी कैलसी के ऊपर बन जाए। अच्छा, अब सर रिवील कर दिया जाए क्या कि पढ़ना कैसे है और कैसे ये हाँ, 4 महीने 120 दिन में होने वाला है, बिल्कुल। 720 घंटे कैसे मिलने वाले हैं, रिवील कर दिया जाए। मतलब 720 आवर में किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना है, ये हम लोग रिवील करने वाले हैं। चलो सर रिवील कर देते हैं। तो यार देखो यहाँ पे बना रखा है इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए 130 घंटे। इस 130 घंटे में तुम्हें वीडियो लेक्चर भी देखना है, क्वेश्चन भी लगाने हैं और मेमोराइज भी करना है जो भी फॉर्मूला है। तो ये 130 घंटे मतलब टोटल इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। ऐसे ही नेटवर्क के लिए 60 घंटे, 60 आवर्स में आपको पढ़ना भी है नेटवर्क के सारे कंसेप्ट भी समझने हैं और नेटवर्क पे क्वेश्चन भी लगाने हैं। ये भी ना हो जाए कि 200-250 घंटे नेटवर्क ही पढ़ रहे हैं। यस यस। ऐसा मत करिएगा कि आप किसी टीचर के प्यार में इतना पागल हो गए कि 200 घंटे नेटवर्क पढ़ गए। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना है, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग थोड़ा कंट्रोल सिस्टम पे। 50 आवर्स कंट्रोल सिस्टम्स को आप डिवोट करो, इतना सफिशिएंट है। 200 घंटे मैंने सुना है कि लोग पढ़ा देते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है यार। और अगर तुम 200 घंटे भी पढ़ोगे तो बस वही चीज को बार बार घुमा फिरा के पढ़ाया जा रहा होगा। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो अच्छे से प्लॉट समझ में आ जाए, ऐसे ऐसी चीजें समझ में आ जाए, इतना ही चाहिए। तो 50 घंटे में तुम्हारा काम अभी हो सकता है। अभी जो बचे हुए दिन है ना, उनमें क्रैश कोर्स का जल्दी हम लोग रिवील करेंगे। उसके पहले तुमको ये जरूर बता देते हैं कि यार कैसे पढ़ना और कितने कितने घंटों में पॉसिबल है।
इसके बाद सर पावर सिस्टम की बात करें तो पावर सिस्टम को लगभग 90 आवर्स चाहिए, और वो भी 90 आवर्स में तब कह रहा हूं जब स्विच गियर एंड प्रोडक्शंस के शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास अवेलेबल हो, क्योंकि तुम बुक से पढ़ नहीं मतलब पाओगे। अगर आप देखें डिफरेंस, आपको लग रहा है कि मशीन और पावर सिस्टम तो ऑलमोस्ट इक्वल सब्जेक्ट है, लेकिन आपने मशीन को 130 आवर्स दिए हैं और पावर सिस्टम को 90 आवर्स क्यों दिया है? यही एक्सपर्ट ओपिनियन आपके लिए मायने रखता है, क्योंकि पावर सिस्टम में से बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें गेट एग्जाम से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उन टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा टाइम डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन जो पावर सिस्टम का सबसे टफेस्ट पार्ट है, ठीक है। अगर आप रियल में किसी रिले की वर्किंग जानना चाहते हैं या ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन कैसा होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये। लेकिन गेट एग्जाम में क्योंकि ये नहीं आता, तो खाली कुछ फार्मूलेज हैं, क्लियर उनको आपको देखना है और उससे आप पूरे के पूरे क्वेश्चन स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के अंदर कर सकते हैं। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर 130 टाइम दिया है मशीन के लिए और पावर सिस्टम के लिए खाली 90 आवर्स हमने अलॉट किए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो लगभग 45 आवर्स फॉर इलेक्ट्रिकल डोमेन एनालॉग इज सफिशिएंट, हाउएवर इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर सब्जेक्ट है एनालॉग, लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए 45 घंटे में आपका हो जाएगा। बात करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसको 60 आवर्स चाहिए। फॉर्मूले पे जरूर आता है, लेकिन आपको वेव फॉर्म अपने हाथ से ड्रॉ करनी होगी, अदरवाइज आप उसकी फीलिंग नहीं पा पाओगे, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को लगभग 60 आवर्स चाहिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 40 आवर्स में सब कुछ हो जाएगा, इंक्लूडिंग रिवीजन भी आपका 40 आवर्स में पॉसिबल है। बात कर लेते हैं ईएमएफटी की, तो ईएमएफटी में आपको लगभग लगेंगे 35 आवर्स, ठीक है। मेजरमेंट 35 आवर्स। मैथमेटिक्स की बात करें तो 50 से 60 घंटे के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेजेंट टच विद द मैथमेटिक्स। अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो आपको तो बहुत ईजी होगा, और अगर आप फाइनल ईयर में हो और कुछ समय से आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा रिकॉल करने में टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है कि मैथमेटिक्स जो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है उसको तो मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट को आती ही है। मैथ एक ऐसी चीज है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मैथ आती है और उसको मतलब बहुत अच्छे से उसका एप्लीकेशन भी समझ में आता है। एप्टीट्यूड एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको लगभग 50 आवर्स का टाइम आपको डिवोट करना चाहिए। एप्टीट्यूड वाला पूरा पार्ट आपका एकदम जबरदस्त हो सकता है 50 घंटे के अंदर, जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। और 35 आवर्स आपके चाहिए रिवीजन के। सर रिवीजन बिना क्या गेट पॉसिबल है? नहीं, रिवीजन देखिए, ये हमने एप्टीट्यूड को 50 मार्क्स क्यों दिए आपको लग रहा होगा, क्योंकि वेटेज आप देखिए गेट एग्जाम में कितना वेटेज है, ठीक है। देखिए एक्चुअली ये हमने इतना क्यों बनाया है कि हर इसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इतने आवर्स क्यों चाहिए होते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चा एक सब्जेक्ट जब पढ़ने लगता है तो बहुत सारा टाइम उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिवोट कर देता है, क्योंकि उसको मज़ा आने लगता है, जब समझता है तो अच्छा लगता है, बहुत सारा टाइम उसमें मतलब डिवोट करने लगेगा। तो आप देखिए किसी भी चीज़ को नॉलेज, यानी आपको उस सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, किसी भी टॉपिक में अभी आपका एम पीएचडी करने का नहीं है, आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए। आपका फोकस है गेट एग्ज़ाम को निकालना, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, कभी ऑफलाइन क्लासेस में भी हम लोग देखते थे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी भी टॉपिक के पीछे पड़ जाते हैं, बहुत डिटेल में जाने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। नो डाउट अगर आपके पास में टाइम है तो आप जाइए, लेकिन अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। आपको गधे की तरह काम नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क के अंदर आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं, कितना अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट रखता है। रिवीजन के लिए भी पूरा 35 आवर्स दिए हैं, ये नहीं कि आपको इसको करने के बाद आप रिवीजन करके देखिए। शॉर्ट नोट्स हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, दैट इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और गेट एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप उसको देख लीजिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सर कॉस्ट मत रिवील करिए। अच्छा, ये रिवीजन वाला पार्ट ऐसा नहीं कि लास्ट में केवल 35 घंटे रिवीजन करने, वो तो करने ही है, डेली भी कुछ छोटा छोटा एफर्ट है रिवीजन का, ठीक है। वो डेली टाइम टेबल भी हमने आप लोगों के लिए बना रखा है, क्योंकि बच्चों को लगता है 720 घंटे 4 महीने में संभव ही नहीं है। अगर मैं आपको खिला के, पिक्चर दिखा के, सुला के 720 घंटे पूरे कर दूं ना, तो आपको लगेगा कि यार सर इट्स अ पॉसिबल थिंग। यस, इट्स अ पॉसिबल थिंग, और इसी के लिए हम लोगों ने डेली पॉसिबल शेड्यूल एंड बेस्ट पॉसिबल शेड्यूल बनाया। आज देखो मॉर्निंग का टाइम अगर हम बात करें, जैसे हम लोग सर लोग भी, जब भी हम लोग पिछले 2-3 दिन से साथ में रह रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग को क्या है कि सुबह उठते हैं हम लोग हमेशा डिस्कशन करते हैं कि अबाउट अ डे, आज क्या होने वाला है, क्योंकि उस समय दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है और हम पूरे डे को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो यार मॉर्निंग के टाइम में ना दिमाग आपका बिल्कुल फ्रेश होता है, तो उस समय सबसे अच्छा समय होता है कि आप थ्योरी और कंसेप्ट पढ़ो, क्योंकि आपको उस समय नींद नहीं आएगी, और नींद आपको तभी आएगी अगर आप रात में प्रॉपर नहीं सोए हो। तो मैं सुलाऊंगा अभी आपको, अभी उसका भी शेड्यूल आपको दिखाऊंगा। तो थ्योरी और कंसेप्ट मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए। आफ्टरनून का समय खाना खाने के बाद वाला, सर ये थोड़ा सा स्लीपिंग टाइम होता है,
क्योंकि इस समय तक आदमी की एनर्जी लेवल थोड़ी डाउन हो जाती है। और सुबह उठने का मतलब है 7 साढ़े 7 तक आप उठ जाओ, ये नहीं कि आप 10 बजे सुबह उठ के उस बोलो सुबह है। तो स्लीपिंग टाइम आपका लगभग 1-1:30 बजे के पास आ जाता है, और उस समय सबसे बढ़िया होता है कि आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, क्योंकि जब आपको थ्योरी पढ़ने के बाद कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होता है ना, तो न्यूमेरिकल लगाने में मजा आने लगता है। तो वो आपकी नींद भाग भी जाती है और आपके लिए वो गेन भी कराता है, एक दिमाग एक्टिव हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम में। और ये इसका एक कारण ये भी है, अजय सर बोले कि आफ्टरनून में कई बच्चों का पेपर आफ्टरनून में पड़ता है, कई का मॉर्निंग में पड़ता है, तो ये 2 टाइम ना दिमाग एक्टिव रहने की आदत डाल ले, इसके लिए शेड्यूल बहुत जरूरी। इवनिंग का जो टाइम होता है ना, उसमें हमको वॉच करना चाहिए वीडियोस, ई लर्निंग। तो इवनिंग वाला टाइम में ना बहुत मुश्किल होता है कि आप फोकस कर पाओ अपने डे पे। तो अक्सर क्या होता है कि इवनिंग का टाइम या तो दोस्तों के साथ स्पेंड हो जाता है, या फिर जो है आप कोई मूवी देखने निकल जाते हो, घर के किसी काम में फंस जाते हो। तो यार इस समय ये सबसे बढ़िया टाइम है, अपने आप को ई लेक्चर पे लगा दो, मम्मी आपको कहीं नहीं भेजेंगी, है ना। और अगर आप मतलब हॉस्टलर हो, तो हॉस्टल में बच्चे डिस्टर्ब करने आने वाले होंगे, तो अपना ईयरफोन लगाओ और अपना काम में लग जाओ। क्रिकेट चल रहा है, चलने दो यार, 4 महीने बाद क्रिकेट खेल लेना। इसके बाद लेट इवनिंग यानी सोते समय, यार सबसे बढ़िया टाइम रिवीजन का अगर कोई है ना, तो वो सोते समय ही है। क्योंकि सोते समय आपको भी याद है, आप जब एग्जाम देते थे अपना, तो उस रात आप सोते समय ये सोचते थे कि क्या क्या मैंने पढ़ लिया है, अपार्ट फ्रॉम सम ब्रिलियंट पीपल्स जिनको जरूरत ही नहीं पड़ती रिवीजन की। बट जनरली लोगों को 90% लोगों को रिवीजन करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो लेट इवनिंग जब आप सोने जा रहे होते हो ना, उसके जस्ट पहले अगर आपने रिवीजन कर लिया, उसका आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि सोते समय आप उस चीज को याद कर सकते हो कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो पूरे डे को आप अपने दिमाग में रिवाइज करोगे, जितनी बार आप एक्सेस करोगे ना वो इंफॉर्मेशन, उतनी जल्दी आप रिट्राइव करने के केपेबल हो जाओगे। मतलब ये जो भी पूरा का पूरा टाइम टेबल बनाया गया है कि मॉर्निंग में क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है, क्लियर है। तो आप ये ध्यान रखें, जो भी टाइम टेबल बनाया गया है बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। मतलब ये नहीं कि हमने रैंडमली इसलिए ऐसे लिख दिया है, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि मॉर्निंग आवर के अंदर ये स्टडी बताती है कि आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। मतलब उसके बाद मॉर्निंग टाइम में आपका माइंड जितना काम करता है उसका 30% भी बाद के आवर्स के अंदर काम नहीं करता है। तो जो भी आपको नई चीज़ लर्न करनी है वो मॉर्निंग के टाइम पे करिए। जो भी नए कॉन्सेप्ट हैं, नए थ्योरी हैं, वो आपको मॉर्निंग टाइम पे करना है। आफ्टरनून में सर ने बताया था, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल्स लिखते हो, खुद करते हो, तो आपको किसी तरह की नींद नहीं आएगी, आपको मज़ा भी आएगा, और उससे पहले आप थ्योरी यहाँ पर कर चुके हो। लेट इवनिंग में जो सर बता रहे रिवीजन, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस टाइम पे बड़ा एक्टिव होता है। मतलब बिल्कुल लेट नाइट जब आप सोने जा रहे होते हैं या जब मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं, उस टाइम पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही एक्टिव होता है। तो इसलिए रिवीजन करना उस टाइम वाले बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है तो वो आपके बहुत काम में आता है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा टाइम टेबल डिज़ाइन किया गया है कि किस टाइम पर, यानी दिन के किस टाइम पे आपको कौन सा काम करना चाहिए। वीडियोस देखो यार, बड़ा आसान है। PW गेट वाला, EC इलेक्ट्रिकल गेट वाला, या तुमने सिर्फ अगर गेट वाला डाल दिया अपने गूगल पे तो तुम्हें मिल जाएंगे यार। और आपको दिख ही रहा होगा, सबसे बेहतरीन पढ़ाने वाले सर आपको मैथ पढ़ाते हुए नजर आ जाएंगे। प्रेफर करिए लैपटॉप का यूज़ करिए। अगर लैपटॉप नहीं है तो घर पे दबाव मत बनाइए कि लैपटॉप दिला दो, मोबाइल भी सफिशिएंट है। थोड़ा डिस्टेंस लगा के और ईयरफोन का यूज़ करते हुए मोबाइल पढ़िए। मोबाइल से पढ़ने के लिए बस एक छोटा सा नुकसान होता है सर, जो कि होता है कि मैसेज आया, बस बात खत्म। वो जो मैसेज आया और डाइवर्जेंट हुआ, वो एक चीज को बड़ा कंट्रोल करने की जरूरत होती है। और कभी कभी स्क्रीन छोटी होने पर क्या होता है, जैसे अगर कोई वेव फॉर्म वगैरह आप बना रहे हैं, जैसे पी के अंदर आप वेव फॉर्म बना रहे हैं 3 फेज की, तो उतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा, तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर आपके पास में लैपटॉप या डेस्कटॉप हो तो बेटर होता है कि वो चूज करिए। कर सकते हो मिरर कास्टिंग करके अपनी टीवी आजकल सब यस, वो और भी बेटर है। वो तो बहुत ही जबरदस्त है। वो तो आपको ऐसा लगेगा कि सर आपके सामने खड़े हो गए। बिल्कुल, ठीक है, तो इसका आप यूज कर सकते हो और आपके लिए ये बहुत जबरदस्त रहने वाला है। बात कर लेते हैं यार, ये 720 घंटे सर आप लाओगे कहां से? आपने कह तो दिया कि 4 महीने में 120 दिन है, 6 घंटे रोज के, 720 घंटे, लेकिन जब आपने शेड्यूल बनाया तो उसमें तो कुछ घंटे ज्यादा दिख रहे थे। वो घंटे आएंगे कहां से? और 720 घंटे अगर हम पढ़ेंगे ही तो बाकी का काम करेंगे कब? तो यार इसके लिए एक बहुत ही परफेक्ट शेड्यूल प्लान किया गया है। देखो यार, अगर तुम 7:30 बजे जग जाते हो ना, एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेना है। सबसे पहली बात, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे लिमिटेड नहीं रहना, ठीक है? तो एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट लेके चलो, दैट इज द बेस्ट थिंग।
सुबह 7:30 से 9:30 का टाइम जो है ना, ये तुम्हारा जो कंसेप्ट और थ्योरी पढ़ने का टाइम है। सुबह 7:30 से पहले कोशिश करो कि तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो चुका हो। यानी अगर तुम लगभग 6:30 या 7 बजे भी जगते हो ना, तो दिस इज पॉसिबल। ठीक है, 9:30 बजे हो सकता है। 9:30 बजे के बाद जो है हाफ एन आवर का ब्रेक लो। इसमें फिर तुम छोटा सा लिटिल सा ब्रेकफास्ट लो। ऐसा नहीं कि मैं मोटा हूं ज्यादा खाता हूं, ऐसा नहीं है। सर भी जो है वो भी ज्यादा खाते हैं। ठीक है, हाँ सर और हम बराबर ही खाते हैं। वो भाई फिजिक है, जेनेटिक है, इसलिए मैं मोटा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार खा के मोटा हुआ हूं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये स्मॉल डाइट्स इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि ये तुमको बड़ी हेल्प करेगी एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए। जब तुम पढ़ रहे होते हो ना, या जब तुम दिमाग का कोई भी काम कर रहे होते हो ना, तो तुम अंदर से तुम्हें लगेगा कि यार सर थोड़ा सा ब्रेक ले लेते, थोड़ा कुछ कर लेते। तो ये बेस्ट टाइम होता है कि यार खा लो थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हारा जो भी एनर्जी लॉस हुई ना, वो वापस से यूटिलाइज हो जाएगी। तो 10 बजे वापस आ जाओ। आधे घंटे से ज्यादा ब्रेक नहीं होना चाहिए। टी ब्रेक है ये, है ना, आधे घंटे का टी ब्रेक लो। इसमें तुम फोन अपना स्विच ऑन करो अगर लैपटॉप पे पढ़ते हो तो, और फोन पे अपने मम्मी से, पापा से, या फिर बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे बात कर सकते हैं। yes. ठीक है, तो आप लोग मैच्योर इनफ हो, जहां भी बात करना है आधे घंटे के अंदर निपटा लो बात अपनी। 10 बजे वापस बैठ जाओ। 10 से 12 2 घंटे, फिर से 2 घंटे सुबह मिले, 2 घंटे तुम्हें फिर दोपहर में मिले। ये आपको दोपहर तक के टाइम पे मिल गए 2 घंटे, है ना। इस 2 घंटे दोबारा पढ़ो थ्योरी कंसेप्ट, आइदर ई लर्निंग और सेल्फ लर्निंग, बुक लर्निंग, जो भी तुमको पसंद है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम सिर्फ हमसे ही पढ़ो, चाहे जिससे पढ़ो। इस 2 घंटे फिर पढ़ो, कंसेप्ट थ्योरी पढ़ो। इसके बाद आ जाओ 12:45, 15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लो। ब्लैक कॉफी या कॉफी, टी, जो भी तुम्हें पसंद है, 2 बिस्किट के साथ में दोबारा लो। ठीक है, वापस से एनर्जी गेन कर जाओगे। और 12:15 से ये देखो 45 मिनट रखा है सर, इसको मैं लिख भी देता हूं, है ना। तो थोड़ा सा इन लोगों को एक ही दिन का शेड्यूल दिखने भी लग जाएगा। yes. जैसे कि सुबह आपको ये 2 घंटे मिल गए हैं। ठीक है, 2 घंटे आपको यहां मिल जाएंगे, और 45 मिनट्स आपको यहां मिल जाएंगे। 45 मिनट्स आपको यहां मिल जाएंगे। ठीक है क्या। इसके बाद बात करते हैं 1 बजे। 1 बजे यार खाना खाओ और सो जाओ, क्योंकि तुम इतना ज्यादा पढ़ चुके हो ना कि अब अगर तुम लगातार पढ़ोगे भी तो दिमाग में नहीं जाएगा। और अब तक तुम थक चुके होगे, सुबह 6 बजे के जगे हुए हो तो। ठीक है, अब ये टाइम क्या है, मस्त ड्रीम करने का, सोने का। मतलब देखिए कि सर ने आपके लिए पूरा सोने तक की प्लानिंग कर रखी है। हाँ, कि आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ही रिजल्ट मिलेगा। आप आराम से ये रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। इवन आप दिन के टाइम भी 2 आवर्स सोने के लिए या रेस्ट करने के लिए टाइम है आपके पास। बट सर यहाँ पे क्या होगा ना, अक्सर बच्चे क्या होता है कि इतना पढ़ने के बाद ना हिम्मत टूट जाती है। और ये जो 1 से 4 जो 3 घंटे का समय है ना, ये 3 घंटे का समय वो क्या करेंगे, सोचेंगे मैंने सुबह से खूब पढ़ लिया है, अब अपने ऊपर एहसान करते हैं, एक टीवी देख लेते हैं, या फिर अब बस हो गया, अब कल पढ़ लेंगे। तो ये नहीं करना है। हमने कहा ना, योर सक्सेस इज इन योर हैंड। आपकी जो सक्सेस है ना, वो आपके ही हाथ में है। क्योंकि अगर कोई दवा आती और कोई ऐसा कुछ होता कि मैं घुला के और पिला देता, तो यार हर टीचर, मैं कसम बता रहा हूं, हर टीचर, डजेंट मैटर कि कोई मेरे बारे में अच्छा बोलता है बुरा बोलता है, हर टीचर वो अपने हर स्टूडेंट को ना वो दवा घोल के पिला देता कि भाई तू फर्स्ट आ जा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है यार, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो ये तो तुमको सेल्फ डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा। लेकिन इसमें तुम सोना ही, मूवी मत देखना, कुछ और मत करना। 1 से 2, 1 से 4 है सर, ये 3 घंटे का टाइम है। ये खाना खाना और सोने का टाइम है। 4 से 6 2 घंटे फिर मिले तुम्हें। ये तुम्हारे हैं न्यूमेरिकल लगाने के टाइम, दोपहर का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है। न्यूमेरिकल लगाओ 4 से 6। 6 बजे वापस जिस फ्रेंड को सुबह कॉल किए थे, मम्मी पापा जिसको भी, दोबारा कॉल लगाओ। 1 घंटे मस्त बात करो, वो भी खुश, तुम भी खुश। ये 1 घंटे फिर बात करो। उसके बाद आ जाओ 7 से 9 2 घंटे फिर मिलते हैं तुम्हें। ये वापस से तुम्हारी पढ़ाई का टाइम आ जाता है। इट्स नॉट नीडेड। जैसे मान लो अगर 6 से 11 तुम्हारा लेक्चर है जो तुम फॉलो कर रहे हो, सपोज करो सर हम लोग का क्रैश कोर्स बच्चा फॉलो कर रहा है, या 2023 का क्रैश कोर्स बच्चे ने लिया है, 24 का कोर्स लिया है, और उसकी टाइमिंग 6 से 11 है, तो तुम उसके हिसाब से सेट कर एडजस्ट कर सकते हो। बट तुम्हारा ब्रेक शुड नॉट बी मोर देन, फॉर स्लीपिंग आवर्स नॉट बी मोर देन 3, ओके, बिकॉज 3 आवर्स इज इनफ इन अ डे टू स्लीप। और तुम्हारा जो टी ब्रेक है वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ब्रेकफास्ट ब्रेक 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान रखते हुए तुम थोड़ा बहुत कर सकते हो। इसके बाद 45 मिनट्स इज एनफ फॉर द योर डिनर। आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिनर आप यहाँ पर भी 1 घंटे का समय ना अपना डिवोट कर सकते हो। दैट इज अगेन आइदर वॉचिंग वीडियोज और योर ई लर्निंग, वट एवर यू वॉन्ट। देन एट 11 PM you can start your dinner and this is a sleeping time. मैक्सिमम से मैक्सिमम सोना 11:30 तक सो जाना है। क्या होता है अक्सर सर पता है, हम लोग जब भी मैंने नोटिस किया है सर कि मैं जब भी कभी ऐसा शेड्यूल फॉलो किया पढ़ाने के लिए, लेक्चर्स लेने के लिए, तो रात में नींद ही नहीं आती। इतना थक जाता है इंसान की रात में जल्दी नींद नहीं आती।
तो यार सोने के लिए ना वो एक नया तरीका है, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करना। मतलब बस तुम कुछ नहीं करो, एक पोस्चर में लेट के डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दो, बहुत जल्दी नींद आ जाती है। सर आपके लिए कैलकुलेट करने वाले हैं, कितना आवर हो गया आपका एक दिन अब देखिए टोटल कितना आवर हो गया है, 2 and 2 4 आवर, 2 and 2 4 and 4 8 आवर, 9 आवर, 9 आवर 45 मिनट। जबकि हम लोग खाली कितना लेके चले थे, हम लोग 6 केवल आवर। 6 hours। हमने खाली 6 घंटे आपके लिए लेके चले थे, लेकिन यहाँ पर 9 घंटे 45 मिनट आप एक दिन में इजीली अपने लिए डिवोट कर सकते हैं। आराम से आपके लिए रेस्ट के लिए भी टाइम है, आपके लिए बात करने के लिए भी टाइम है। 2 बार आपको सर ने बात करने के लिए टाइम दिया है। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर का सफिशिएंट टाइम आपको प्रोवाइड किया गया है। एटलीस्ट 9 आवर 45 मिनट में अगर आप 6 या 7 आवर, तो नो डाउट आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अभी अलग अलग बच्चे के ऊपर होता है कि वो कितना डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है। इतना ही नहीं है सर, मैंने इसमें एक और चीज ध्यान रखा ना इनका बनाते समय। अगर आप देखो तो सैटरडे का कॉलम है, संडे का कॉलम मिसिंग है। अब यार जिससे बात करोगे फोन पे, घूमने भी तो जाओगे, तो संडे का दिन तुम्हारा घूमने का होना चाहिए, मम्मी पापा से मिलने का होना चाहिए, दोस्तों से बात करने का होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने वो सारा टाइम इधर डाल दिया। अगर तुम 6 घंटे के हिसाब से चलना चाहते हो या नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो भाई तुमको संडे को भी मेंटेन करना पड़ेगा 720 घंटा पाने के लिए। और कई बार ऐसा भी होगा ना सर, अगर 9 आवर्स के हिसाब से चलते हैं तो 120 डेज में बहुत ज़्यादा घंटे हो जाएंगे। तो कई बार क्या होगा, आप मान लो सपोज करो लिटिल बिट इल महसूस कर रहे हो, या किसी दिन आपका आउटकम उतना नहीं निकला, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये शेड्यूल बनाया। लेकिन यार अगर तुमने ये शेड्यूल फॉलो कर दिया ना, तुम्हारी रैंक 1 कोई रोक नहीं सकता। तुम खुद कॉमेंट में करके बताओ क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। बिल्कुल ये पॉसिबल है। आपके सामने कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे पॉसिबल करके दिखाया है। अब कई कॉलेज स्टूडेंट होंगे सर जो 3rd ईयर में है, वो बड़े परेशान रहते हैं कि कॉलेज में हम यार हम कैसे करेंगे, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। कॉलेज वालों के लिए भी है भाई। कॉलेज वालों को कितने बजे से कितने बजे तक कॉलेज जाना होता है? कॉलेज वालों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज जाना होगा 9 बजे से लेकर के और 6:30 बजे तक। इससे ज़्यादा तो कोई कॉलेज चलता नहीं है। ये तो मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा तो कोई कॉलेज चलता नहीं है भाई। तो ये वाला टाइम तुम्हारा कॉलेज ले जाएगा, हटा देते हैं, कॉलेज ले जाएगा। और बाकी का टाइम 6 से 8 2 घंटा ये तो पढ़ सकते हो। 3rd ईयर में हो तो बोलो, कमेंट करना। 6:30 से 9:30 वीडियो ई लेक्चर। 3rd ईयर में हो तो भी कर सकते हो, पॉसिबल है तुम्हारे लिए। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। सर ये कितना हो गया आपका लगभग सर? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे ना, अप्रोक्सीमेटली 3 अप्रोक्सीमेट 3 घंटे हो गए। और 10 बजे तक सो जाओ, क्योंकि सुबह तुम्हें फिर 6 बजे उठना है यार, दिन भर के कॉलेज वॉलेज गए हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्लीप टाइम है, खाना खाओ, सो जाओ 9:30 बजे के बाद, 10 बजे तक सोने की कोशिश करो। सर 2 और 3 5 घंटे, 5 घंटे पर डे, 5 घंटे पर डे। कितने डे मिले? सैटरडे तक मिला सर ये हमें। मतलब अगर आप कॉलेज जा भी रहे हो, एक भी दिन आपने अगर यहाँ पर मिस नहीं किया, तब भी आपको 5 आवर वीक डे के अंदर मिल रहे हैं। 25 आवर्स सर मिलते हैं टोटल इन्हें 5 दिन में। 5 दिन के अंदर। और फिर संडे को आपको वो शेड्यूल फॉलो करना है जो रेगुलर स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, यानी 9 आवर। यानी आपको एक वीक में कितने घंटे मिल गए? 9 + 9 करिए, सैटरडे संडे। सैटरडे को हाँ सैटरडे संडे 9 9 18 आवर। हाँ सर ये आपका हो जाएगा लगभग 43 आवर्स। 3 आवर्स। आपके पास 43 आवर्स हैं वीक में, 7 दिन में। और हमने आपसे कितने माने हैं? सिर्फ सर 6 घंटे पर डे का हम लोगों ने बनाया था, तो 42 आवर्स। यानी आपके लिए ये शेड्यूल भी पॉसिबल है। जो कॉलेज गोएंगे, आप सोचिए मतलब कैसे ये चमत्कार हुआ है। आप देखिए किस तरह चमत्कार हुआ है। ये सब लॉजिकल है, मतलब ये थ्योरी नहीं है कि हम लोग हवा में बात कर रहे हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। पूरा का पूरा हमने प्रूफ करके बताया है। मतलब ये पूरा का पूरा लॉजिकल प्लानिंग है, किस टाइम पे आपको क्या करना है, किस टाइम पे क्या नहीं करना। तो अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज के साथ भी मैनेज कर सकते हैं आराम से। 42 आवर इन ए वीक इजीली मैनेजेबल है, बिना कोई दिमाग के ऊपर प्रेशर डाले हुए आप आराम से कर सकते हैं, और आप आराम से करेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको करना है, आप आराम से करेंगे। उसके बाद 4 महीने बाद हम लोग आपसे मिलेंगे और आप अपना हमें रिजल्ट बताइएगा क्या आता है। बिल्कुल पॉसिबल है ये।
सर ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जितने लोग सक्सेसफुल है ना, वो कहते हैं ना कि वो 24 घंटे में कैसे अपने घंटे निकालते हैं। यार मुझे पता है कि गेट के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, सर को पता है कि गेट के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ये पूरा डिज़ाइन किया और ये डिज़ाइन करके आपके सामने प्रूव भी किया है कि ये पॉसिबल है। बस आपको एक काम करना है यार, इसको फॉलो करना है, और अगर आपने इस शेड्यूल को फॉलो कर लिया अलॉन्ग विद आवर लेक्चर्स, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। सर कई स्टूडेंट ये भी कहते हैं ना कि यार सर ग्रुप स्टडी करें तो कुछ फ़ायदा भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बारे में अजय सर आपको बताने वाले हैं। यार दो तरह की ग्रुप स्टडी हो सकती है, देखो आमने सामने बैठ के, ठीक है, और एक दूसरे से दूर बैठ के। तो ये दो तरह की ग्रुप स्टडी पॉसिबल है, और दोनों तरह की ग्रुप स्टडी के बारे में सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको। देखिए, जनरली ऐसा लगता है कि ग्रुप स्टडी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप कभी भी देखिए, जब भी आप दोस्तों के साथ बैठते हैं, ठीक है, और आप स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, तो स्टडी करने में आपका कम टाइम जाएगा और आपको बात तुरंत ही आप बातों में लग जाओगे। तो ग्रुप स्टडी बेसिकली खाली कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन 60% से ज़्यादा लोग ग्रुप स्टडी के अंदर टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। तो कभी कभी ये बेटर रहता है कि जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या आपके फ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा, नो डाउट आपको उसकी भी हेल्प करनी है, उस टॉपिक को समझने के लिए आप ग्रुप स्टडी करें। पर हर बार आपको ग्रुप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ग्रुप स्टडी करने लगेंगे तुरंत ही आप बातों में लग जाएंगे, और जैसे ही आप बातों में लगे तो आपको टाइम का पता भी नहीं लगेगा किस तरह ये फ्लाई हो गया। तो इसलिए बेटर रहता है टू बिकम ए सेल्फिश इन द ग्रुप स्टडी इज़ ऑलवेज गुड। जैसे ये दिखा रहे हैं, दोनों अपनी अपनी स्टडी कर रहे हैं, या आप अपने अपने घर के अंदर बैठकर आराम से स्टडी करिए, ये हमेशा बेटर रहता है। नो डाउट कभी कभी आप कर सकते हैं ग्रुप स्टडी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका खाली टाइम को कंज्यूम करता है, टाइम को वेस्ट करता है। इसमें ये भी था सर, जैसे हम लोग भी अपने तैयारी के दौरान देखे तो क्या होता था कि जब कभी मिले ना, तो एक दो लोग बहुत ओवर स्मार्ट बनते हैं। वो क्या करते हैं, उनको जो आता है वो बताने में लगे रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि यार सामने वाला हो सकता है कुछ काम की बात बता दे, तो जो सामने वाला सुन बोल रहा है वो सुन लो, और उसके बाद उसमें से काम की चीज़ें छांट लो, और उसके बाद तुरंत वहाँ से निकल भी लो। थोड़ी देर साथ में रहो, थोड़े दिनों के लिए। यार स्वार्थी होने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी सक्सेस सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा फैमिली इंजॉय करने वाला है। तो आपकी सक्सेस आपके लिए नहीं, पूरी फैमिली के लिए, उस माँ के लिए, उस पिता के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप स्टडी का जो टाइम है वो तुम्हारे शेड्यूल के अपार्ट होना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखना। नहीं तो जो शेड्यूल हमने बनाया है ना, वो वेस्ट हो जाएगा कि 4 घंटा बैठे और 2 घंटा भी आउटपुट नहीं निकला। तो ग्रुप स्टडी शुड बी सर स्टडी रेगुलरली का क्या है, रेगुलरिटी कैसे मेंटेन करना है। ऐसा ना हो कि एक एक वीक का जो है वो गैप हो रहा है और आप सोच रहे हो अगले वीक 9 नहीं 10 घंटे पढ़ लेंगे। एक दिन में आप 9 घंटे जो मैंने बताया उससे 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं निकाल सकते। वो 9 घंटे भी निकाल लो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हमने 6 घंटे का टारगेट दिया आपको, उसके हिसाब से पूरी शेड्यूलिंग की, 9 घंटे की पॉसिबिलिटी दिखाई कि यस 9 घंटे की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो 9 घंटे आप निकालोगे कैसे, वो अब आपको बहुत ध्यान रखना है और रेगुलर मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 9 घंटे अगले दिन में 3 घंटे, तो फिर वो नहीं है, वो आपको बैलेंस नहीं करेगा, वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देगा। मतलब बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि विदाउट डिसिप्लिन आप कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते। मतलब डिसिप्लिन मस्ट है। मतलब खाली गेट एग्ज़ाम या किसी एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, लाइफ में कोई भी टारगेट अगर आपको चाहिए तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा एटलीस्ट सर्टेन टाइम तक, जब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ध्यान रखिए, जैसे हम कहते हैं कि अगर 23 डेज़ अगर आपने कर लिया काम को तो ये आपकी हैबिट में आ जाता है। ये आपको मतलब उसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको करने के लिए, खाली 23 दिन आपको मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जैसे अगर आप लेट उठने के आदी हैं, लेकिन आप 6 बजे उठना स्टार्ट कर देंगे सुबह इस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए, तो 23 दिन तक आपको मेहनत करनी है। उसके बाद ये आपकी हैबिट बन जाएगी और ऑटोमेटिकली आपकी प्रोग्रामिंग इस माइंड के अंदर हो जाती है। उसके बाद कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट डिसिप्लिन मेंटेन रखना मस्ट है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। अब वो आपने सुन रखा है ना कि एक मुर्गी एक अंडा रोज देती है सोने का, तो ये स्टोरी आई थिंक लगभग सबको सभी ने पता है। सुन रखी है। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेली वो एक अंडा लेते रहो, और डेली जो है अपने आप को मोटिवेट रखो, ठीक है, और स्टडी डेली बेसिस पे करते रहो। तो जिस दिन तुम जा रहे होगे ना पेपर में, उस समय तुम्हारे पास इतना कुछ होगा कि तुमको भी लगेगा, तुम्हारी फैमिली को भी लगेगा, तुम्हारा एफर्ट बोलेगा, ठीक है, झुक जाएगा तुम्हारे सामने सब कुछ। वो पेपर भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा कि यार सर आओ हमें सॉल्व भी कर लो। इस स्थिति पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इतना अपने अंदर एनर्जी भरपूर रखनी है, ठीक है, और उसी के साथ आगे भी बढ़ना है, रेगुलर स्टडी करना है। आपका जो सक्सेस है, आपका जो ड्रीम है, वो आप जरूर अचीव करोगे। और ध्यान ये रखना कि यार डेडिकेशन
दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि सर ने कहा, एक है आपका एकाग्रता और दूसरा है अनुशासन, फोकस एंड डिसिप्लिन। एकाग्रता और अनुशासन, ये दो चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो आपको अगले 4 महीने कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता और आप ही 100% मतलब गेट में बेस्ट रैंक लाने वाले हो। होपिंग कि आपने इस सेशन को बहुत एंजॉय किया है और साथ ही साथ आप अपने सभी दोस्तों को ये शेयर करने वाले हो। ज़्यादा सेल्फिश मत हो जाना कि नहीं सर हमको पता चल गया अब हम किसी और को नहीं बताएंगे। इसको अपने सारे जगह पे सभी दोस्तों से शेयर करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ साथ आपके कोई दोस्त, आपके कोई रिलेटिव, वो भी इससे काफ़ी कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। तो आपको जहां भी मिले, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कुछ भी, वो हर जगह आप इसे जरूर शेयर करिएगा, साथ में कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि इनमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन या अगर लगता है कि सर हम फर्दर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं, सर आप लाइव हमारे साथ करें, तो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए अजय सर और मैं आपसे लेते हैं अलविदा। थैंक यू, होपिंग यू हैव एंजॉयड दिस सेशन अ लॉट। थैंक यू।